नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पर। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपने विषय को। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए यह आवश्यक है कि आपसी संवाद सुदृढ़ हो। आपसी संवाद के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं और यह विचार विनिमय हम किसी ध्वनि के माध्यम से करते हैं जो पूरे समाज द्वारा बोली एवं समझी जाती है। उसे ही भाषा कहा गया है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त किया गया। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग समयों पर भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख विद्वान हैं पतंजलि। वे लिखते हैं, व्यक्ता वाची वर्णा ये शाम त इमे व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टतया समझ सकता है। उनके कहने का आशय यह है कि भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपनी बात दूसरों को समझा पाता है और दूसरों की बात को खुद भी समझ सकता है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य आपस में विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। अर्थात बाबूराम सक्सेना जी भी वही बात कह रहे हैं जो पंडित कामता प्रसाद गुरु कहते हैं। पाश्चात्य विद्वान हेनरी स्वीट के शब्दों में ध्वनियों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करना ही भाषा है। वहीं प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात भाषा ध्वनि चिन्हों की एक व्यवस्था है जिसका प्रयोग मनुष्य समाज के लोगों के साथ बातचीत के दौरान करता है। दोस्तों, यदि हम इन परिभाषाओं को देखते हैं तो निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि भाषा में ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ये ध्वनि चिन्ह रूढ़ तथा परंपरागत तो होते हैं, परंतु आवश्यकता के आधार पर नए ध्वनि चिन्ह भी बनते हैं। एक बात यह भी है कि प्रत्येक वर्ग या समाज के ध्वनि चिन्ह दूसरे वर्ग या समाज के ध्वनि चिन्हों से अलग होते हैं। दोस्तों, भाषा के अर्थ एवं परिभाषा को जान लेने के पश्चात अब हम बात करते हैं भाषा की विशेषताओं की। तो भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो भाषा की पहली विशेषता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। दोस्तों, पैतृक संपत्ति का अर्थ होता है वह संपत्ति जो हमें हमारे पूर्वजों यानी दादा या पिता से प्राप्त होती है। अतः भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी यह जरूरी नहीं है कि जो भाषा माता पिता की है वह उसके पुत्र की भी हो। जैसे यदि कोई भोजपुरी पिता अपने बच्चे को जन्म के बाद ही किसी तमिल परिवार के पास छोड़ दे तो उस बच्चे की भाषा तमिल हो जाएगी, न कि भोजपुरी। अतः भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा की जो दूसरी विशेषता है वह यह कि भाषा अर्जित संपत्ति है। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। बालक जिस समाज जिस वातावरण में रहता है वहीं की भाषा को वह ग्रहण भी करता है। इस तरह से यह स्पष्ट है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्थात उसे सीखा जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। तीसरी विशेषता है
कि भाषा सामाजिक वस्तु है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में ही रहता है। वह भाषा का अर्जन समाज से ही करता है। उसके भाषा का विकास भी समाज में ही होता है। वह जिस जिस समाज में रहता है वह उस समाज की भाषा का थोड़ा बहुत अवश्य ग्रहण करता है। अतः भाषा सामाजिक वस्तु है। यदि मनुष्य समाज से अलग हो जाएगा तो उसका भाषाई विकास भी रुक जाएगा। चौथी विशेषता है भाषा चिर परिवर्तनशील है। दोस्तों, परिवर्तनशील का अर्थ होता है बदलते रहना और चिर का अर्थ होता है सदैव, अर्थात भाषा का स्वरूप सदैव बदलता ही रहता है। इसे समझने के लिए हम फिल्मों का सहारा ले सकते हैं। जैसे यदि हम 60 के दशक की फिल्में देखें, 80 के दशक की फिल्में देखें, 2000 के दशक की फिल्में देखें या वर्तमान की फिल्में देखें, सभी की भाषा में परिवर्तन अवश्य दिखता है। पहले जहां डायलॉग या संवाद शुद्ध एवं संस्कारित होते थे, वहीं आज के डायलॉग अश्लील एवं अभद्रता से पूर्ण होते हैं। तो भाषा में यह परिवर्तन क्यों आया? यह परिवर्तन समाज के प्रभाव का परिणाम है। पांचवी जो विशेषता है वह है भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। दोस्तों, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, तो भाषा को मनुष्य अर्जित कैसे करता है? भाषा हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अनुकरण का अर्थ है दोहराकर या नकल करके। हम किसी भी भाषा को अपने आसपास के लोगों की नकल करके ही सीखते हैं। जैसे यदि कोई शेयर बाजार का दलाल है तो वह उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है जो वह अपने आसपास के लोगों से सीखता है। यदि हम प्रत्येक मनुष्य की भाषा को देखते हैं तो वह अलग अलग क्यों होती है? कारण है उसका वातावरण। वातावरण के ही प्रभाव से मनुष्य की भाषा बिगड़ती भी है और सुधरती भी है। भाषा की छठी विशेषता है कि भाषा एक पारंपरिक वस्तु है। कहने का अर्थ यह है कि भाषा एक परंपरा से चली आ रही है और मनुष्य उसे ही सीखता है। कोई भी मनुष्य भाषा पैदा नहीं कर सकता है। यह अवश्य है कि कोई भी उसमें परिवर्तन जरूर ला सकता है, पर नई भाषा नहीं बना सकता है। इसलिए यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि किसी भाषा का कोई जनक है अथवा नहीं। भाषा की सातवीं विशेषता है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक भाषा का अपना एक क्षेत्र निश्चित होता है। यदि हम उस क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो इससे भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य दिखाई देता है। जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और यदि गहराई से समझना है तो अंग्रेजी को ही ले लीजिए। आज जितनी भी जगह अंग्रेजी बोली जाती है, सबके स्वरूप में आप अंतर देख सकते हैं। चाहे वह अमेरिकन अंग्रेजी हो, ब्रिटिश अंग्रेजी हो या भारतीय अंग्रेजी, सब में थोड़ा नहीं बहुत अंतर है और यह अंतर भौगोलिक सीमा के ही कारण है। भाषा की अगली विशेषता है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक सीमा होती है, अर्थात भौगोलिक सीमा की ही तरह भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक सीमा होती है। कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक भाषा के विकास का अपना एक समय निश्चित है, जिसमें हम उस भाषा के विकास से संबंधित तथ्यों को आसानी से जान और समझ सकते हैं। जैसे हिंदी भाषा के इतिहास की चर्चा करें तो संस्कृत काल से परिवर्तन के पश्चात ही हिंदी भाषा की नींव पड़ी थी, जो पाली प्राकृत अपभ्रंश के बाद हिंदी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुई। अतः यदि हम हिंदी की ऐतिहासिक सीमा की चर्चा करते हैं तो हम विक्रम संवत 1050 से उस समय को निर्धारित करते हैं। भाषा की अगली विशेषता है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। दोस्तों, तात्पर्य यह है कि प्रत्येक भाषा का अपना अलग व्याकरण होता है, अलग निर्माण प्रक्रिया, अलग शब्दकोश, अर्थात सब कुछ अलग अलग ही होता है। जैसे संस्कृत में 3 लिंग हैं,
परंतु हिंदी में 2 ही लिंग है। संस्कृत में 3 वचन हैं पर हिंदी में 2 ही वचन हैं। उसी प्रकार जहाँ अंग्रेजी में वाक्य बनाने के लिए पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म आता है, तो वहीं हिंदी में वाक्य बनाने के लिए पहले कर्ता, फिर कर्म, तब क्रिया आता है। भाषा में यह परिवर्तन उसकी विशिष्ट संरचना पर ही निर्भर है। भाषा की जो अगली विशेषता है वह यह कि भाषा सदैव कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है। दोस्तों, मनुष्य का यह स्वाभाविक लक्षण है कि वह कम से कम काम करके अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता है। साथ ही वह मेहनत भी बहुत कम ही करना चाहता है। इससे भाषा का प्रवाह सरलता की ओर हो जाता है और लोग उसे ही जल्द अपना भी लेते हैं। जैसे सत्येंद्र नाम के व्यक्ति को लोग सतेंद्र बोलते हैं। आजकल हम मैसेज टाइपिंग में जिस इंग्लिश या शॉर्ट भाषा का प्रयोग करते हैं वह भी हमारे सरलता की ओर बढ़ने का एक उदाहरण है। आज हम बिकॉज को बिकॉज न लिख करके बी कॉज लिखते हैं, प्लीज को PLZ, यू को यू, लव यू को LVU लिखने लग गए हैं। इससे न सिर्फ भाषा का स्तर ही गिरता है बल्कि भाषा का रूप भी बदल जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।